ममालिक ने नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक किया है, जबकि रुकन ममालिक ने इजलास के मुश्तरका एलामिये पर भी दस्तखत कर दिया है। दूसरी जानिब अगर बात करें आईनी तरमीम की, तो पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का आज होने वाला इजलास बेनतीजा खत्म हो गया और इसी हवाले से 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली और सेनेट के अलग-अलग इजलास भी तलब कर लिए गए हैं। आईनी तरमीम के हवाले से सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, शंघाई ताउन तंजीम पाकिस्तान समेत खित्ते में क्या तब्दीली ला सकता है और उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है इन फ्यूचर? बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो एक लेकिन अब इसमें इशू ये है ना कि ब्रिक्स में भी और इसमें भी बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो चाइना के भी करीब हैं, चाइना के ज़्यादा करीब हैं, और कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका के ज़्यादा करीब हैं। जैसे इंडिया जो है वो ब्रिक्स में है और एससीओ में है, लेकिन उसकी जो गुर्बत है वो अमेरिका के साथ है, चाइना के साथ तो एक तनाज़ा चल रहा है। तो ये अभी जो फोरम्स हैं और सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने कोई अल्टीमेट शक्ल लेनी है। पाकिस्तान ज़ाहिर है इसमें एक कलीदी किरदार है, बशर्त ये कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी इंतशार और खल्फिशार से निजात पाए। और आप बांग्लादेश में देखें, बांग्लादेश में जो है वो मुजाहरे हुए, एक बड़ा वहाँ पे बहरान पैदा हुआ तेज़ी के साथ, और तेज़ी के साथ फिर रियासत ने काबू कर लिया। और वहाँ पर ना हसीना वाजिद हैं ना खालदा जिया हैं, वहाँ पर एक इंतहाई आलमी सतह पे मोहतरम जो है वो डॉक्टर यूनुस मौजूद हैं, और उनकी काबीना में अक्सरियत जो है वो PhD डॉक्टरेट अपने अपने शोबों में ज़बरदस्त माहिरीन वो मुल्क चला रहे हैं, और मुल्क चल रहा है, ज़बरदस्त तरह से चल रहा है। तो ये है कि वो जब रियासतें सोचते हैं, लोग जो संजीदा होते हैं वो सोचते हैं कि मुल्क को कैसे चलाना है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हसीना वाजिद का जहाज़ जा रहा है, अचानक तो उनको कॉल आ गई, मैडम ऐसा है कि ज़रा मामला तय करके आप चट्टगांव पे उतार देते हैं। ऐसा तो नहीं होता, इस तरह नहीं होता। तो ये कि मतलब हम आपके साथ मामला तय कर लेते हैं और चट्टगांव पे उतार देते हैं आपको, फिर देखते हैं आगे क्या मामला चलता है। ऐसे नहीं होता। जैसा रियासत डिसाइड करती है वो डिसाइड करती है और उसको आगे फिर मूव करती है। तो हमारे ये जो है ना, ये मैन मेड क्राइसिस और हंगर गेम्स और ये आ जाए वो ये ऐसे हो रहा है वो, मतलब ये टू मच हो चुका है। तो अब देखें किस तरह चलता है। लेकिन ये कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका इजलास बहुत खूब हुआ। मेहमान यहाँ पर आए, इस्लामाबाद बहुत उम्दा अंदाज में उनकी मेज़बानी भी हुई, और उसके लिए उनकी तरफ से मुस्कुराहटें भी नजर आई मेहमानों की तरफ से, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट। और ज़ाहिर है लोगों को तकलीफ़ हुई कुछ, लेकिन मजमूई तौर पे रस्ते वस्ते बंद हो जाते हैं तो चलता है, लेकिन मजमूई तौर पे आप कहें तो एक बहुत कामयाब इवेंट पाकिस्तान में हुआ, और खैरियत से हुआ और अच्छा हुआ। और उसका अलामिया जो था वो भी, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं आई जिससे कोई तनाज़ा खड़ा हो या कोई बात हो। अलामिया भी आया और वो मेहमान भी यहाँ से हंसी खुशी चले गए। अभी है कि फिर वही रपड़ पड़ा हुआ है हमारा अंदरूनी इंतशार खल्फिशार, वही तरमीम आएगी क्या होगा। इररिलेवेंट इश्यूज़ हैं ये सारे। सिक्योरिटी, इकॉनमी, और इकॉनमी तब तक ठीक नहीं जब तक ना सिक्योरिटी जब तक ठीक है जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कंप्लीट, और साथ ही उसके जो है वो सोशल अनरेस्ट लोगों में। तो ये तय हो चुका है अब कि करप्शन हो ही नहीं सकती। करप्शन होगी तो एक ही सियासी जमात करेगी, बाकी सियासी जमात कर ही नहीं, वो करेगी तो करेगी, और कोई कहीं जुर्म हो ही नहीं सकता, होगा तो एक सूबे में होगा बाकी। मतलब अजीब सा एक सिस्टम है ये जो है, इस तरह नहीं चलते मुल्क। तो लेकिन बहरहाल देखें अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। अभी तो ये कि SCO की कामयाबी जो है वो एक बहुत मेरे ख्याल से मुस्बत यहाँ से मामला आगे गया। अच्छा, अभी पॉलिटिकल टर्मोइल और इससे ज़ाहिर है चूँकि चल नहीं रहा, तो अब आगे देखें किस तरफ जाता है। मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि किसी भी वक्त इसराइल ईरान पे हमला करने जा रहा है, और नेतन्याहू की तरफ से अमेरिकन्स को ये बता दिया गया, और अमेरिकन्स की भी अंडरस्टैंडिंग है कि ये 4-5 नवंबर का जो इलेक्शन है सदारती, ये उससे पहले होगा। और मैं जब हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं तो CNN पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है इस वक्त 26
Israel's plan to strike Iran is ready, sources says. और CNN की ही 25 फिर उसके बाद ये उनकी भी ब्रेकिंग यही है कि US officials expect Israel's counter attack on Iran will come before US election day. अच्छा, तो इसमें तो रह गए अभी मतलब है कि 16-17 दिन इस पर रह गए। उससे पहले जो है इसराइल एक अटैक करने जा रहा है और साथ ही ईरान की तरफ से ही कहा गया है कि हमारा जो जवाब होगा वो डिसाइसिव होगा, यानी फैसला कुन जवाब होगा। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम इसको न्यूक्लियर पे या हम इसको ऑयल तंसीबात पे नहीं करेंगे। न्यूक्लियर पे शायद कर नहीं सकते जब तक अमेरिकन वेपन्स उनके पास ना हो या ये कि ख़ुद वो कोई ऐसा वेपन लाएं। दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ना, एक जो इस वक्त इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इनके दरमियान सिर्फ मिसाइल्स के साथ ही अटैक हो सकता है एक दूसरे पे। मतलब अगर जहाज़ यहाँ आएंगे तो ज़ाहिर एयर स्पेस क्रॉस करेंगे मुल्कों की जी। और समंदरी जंग हो नहीं सकती। दोनों के दरमियान बहुत से ममालिक हैं। मतलब अगर हम नक्शे पे देखें तो इसमें जो है वो जॉर्डन भी है, तो सऊदी अरेबिया भी है, तो कुवैत भी है, इराक है और सऊदी अरेबिया है। नक्शा जो अगर हम देखें थर्ड जो स्लाइड है, तो ये सारे मुल्क जो हैं ये दरमियान में आते हैं। जॉर्डन है, ठीक है ना, तो ये इतना आसान फ़ज़ाई हमला भी नहीं है। अच्छा, जो ज़मीनी है वो तो बिल्कुल ही मतलब ज़मीन के यहाँ से कैसे मतलब इसराइल की फ़ौज यहाँ आएगी या ईरान की फ़ौज जाएगी वहाँ पे, या ये है कि समंदरी भी बहुत ही मुश्किल है कि वहाँ से इसराइल की बहरिया निकले और यहाँ से जो है वो क्रॉस करती हुई वो पहुँचे पूरा रेड सी, और उसके बाद जो है वो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो एक ही तरीका है और वो ये है कि या तो एयर स्ट्राइक्स हों, उसके लिए भी फिर जहाज़ परवाज़ करें ईरान तक, या फिर ये है कि वो मिसाइल्स के थ्रू अटैक हो। तो यही है गालिबन, और तो इसका कोई मुझे तो नहीं समझ में आता और किस तरह से इनकी दरमियान जंग हो सकती है। लेकिन ये कि ये जो दरमियान में बफर ममालिक हैं ये बहुत वसी हैं। और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो आज जॉर्डन में थे और उर्दन में उनकी मुलाकात जो है शाह अब्दुल्ला से भी हुई और शाह अब्दुल्ला के साथ मुलाकात हुई और शाह अब्दुल्ला ने उनसे ये कहा कि हमारा जो मुल्क है वो किसी भी इलाकाई तनाज़े में या जो मुल्कों के दरमियान जंग हो रही है, क्योंकि जॉर्डन के हवाले से ये बात ये आई थी पहले कि जॉर्डन ने अलाउ किया कि वहाँ से मिसाइल्स गए और जाके गिरे, एयर स्पेस से क्रॉस करके गए। लेकिन फिर जॉर्डन ने ये पॉइंट, उनका स्टांस ये है कि हम इसराइल को भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे अपनी एयर स्पेस। तो अब एयर स्पेस तो जाहिर है कि जब मतलब एयर स्पेस भी अब जाहिर है कि वो तो अगर आउटर स्पेस पे आप जा रहे हैं तो वहाँ तो मतलब है कि ये मिसाइल्स जो हैं ये फिर पूछते तो नहीं है। मतलब बाद में आप कहते रहें कि हमारी एयर स्पेस कैसे गई, क्या हुआ, तो वो तो जब फायर होंगे तो हो जाते हैं तेज़ी के। 200 मिसाइल्स अगर एक ईरान ने फायर किए या वहाँ से जवाब होता है तो जाहिर है कि वो तो पूछेंगे तो नहीं। मतलब आपके ख्याल से इसराइल पूछेगा पहले मुल्कों से कि हम ईरान पे हमला करने जा रहे हैं, तो या ईरान पूछेगा जवाब देने से पहले। तो बात यह है कि वो जॉर्डन का दौरा किया है उन्होंने और उसके बाद वो काहिरा जा रहे हैं और काहिरा के बाद वो टर्की जा रहे हैं। तो ईरान अपनी तेज़ डिप्लोमेसी उसने तेज़ कर दी है और साथ ही इसराइल ने कहा है कि हम जो है वो किसी भी वक्त अमेरिकन को हमला करने जा रहे हैं। अच्छा, ये मशरिक़ वस्ता के अंदर ये या मगरबी एशिया में अब इसमें ज़ाहिर है कि इसमें साइबर अटैक्स भी हैं, इसमें टेररिज्म भी है जवाब में, इसमें मुख्तलिफ जो नॉन स्टेट प्लेयर्स भी हैं, इसमें जो अनाउंस्ड यानी बाकायदा प्रॉपर अगर आप उनको नॉन स्टेट तो नहीं, हिज़्बुल्लाह तो बाकायदा पार्लियामेंट का हिस्सा है, एक सियासी जमात है, और हमास जो है वो भी इलेक्शन जीती हुई है, तो वो भी अपने आप को उसको नॉन स्टेट कहें या जो भी कहें, पाबंदियाँ लगी हुई हैं, लेकिन 12 इलेक्शन तो वो जीते हुए हैं। तो ये अब ये है कि ये अब मामला एक बड़ी जंग की तरफ कोशिश है कि इसको जाने से रोका जाए। लेकिन ये है कि बहरहाल इसराइल अगर अटैक करता है
और न्यूक्लियर फैसिलिटी पर मुश्किल होगा। ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर भी शायद अटैक ना करने का अमेरिकन ने कहा है, क्योंकि उसके नतीजे में जो ऑयल का एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा, तो उससे फिर ना यूरोप संभलेगा और ना बाकी मुल्क संभलेंगे, और ईरान जो है वो फिर ज़ाहिर है कि उसका ये कहना है कि हम किसी का भी ऑयल यहाँ से नहीं जाने देंगे। अच्छा, ज़रा इस तरह वापस आते हैं, लेकिन पहले जो कल भी मैंने बात की थी, एक बड़ा बहरान जो एक और सफारती महाज पे बहरान है, लेकिन सफारती महाज पे बहरान जो है वो उसका कल्मिनेशन क्या है, ये मुझे अभी हमें देखना है। और सफारती बहरान जो है वो फाइव आइज़ के ममालिक जो हैं, अच्छा फाइव आइज़ के जो ममालिक हैं वो ज़ाहिर है नेटो का भी हिस्सा है, और वो एक पूरा वेस्टर्न ब्लॉक है, ठीक है ना। अगर हम बरतानिया को, कनाडा को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, इन मुल्कों को लेते हैं, तो ये मुल्क जो है ये असल प्रॉपर आप समझें कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है जो एग्जिस्ट करता है दुनिया में, तो वो ये है। ऑल्दो ये है कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट में तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप दुनिया गोल है तो उसको वेस्ट में कह दें या ईस्ट में कह दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि ये सारे ममालिक बड़ी अहमियत रखते हैं, और ये आपस में एक दूसरे के साथ बहुत बहुत गहरी इनकी तारीखी ये कोऑर्डिनेशन है। अब यह है कि जो इंडिया का मसला जो मैं कह रहा हूँ 2 रोज़ से पहले भी मैं इसको डिस्कस करता रहा हूँ, लेकिन अब ये मामला एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, तो इसलिए इसको डिस्कस करना आज और देखते रहना कि ये इसका कल्मिनेशन, इसका एंड में क्या, आखिर में क्या इसकी चीज़ निकल के आती है, तो एंड गेम क्या है इसका। बरतानिया की तरफ से अगर हम स्लाइड नंबर 1, अब ये कनाडा नहीं है, अब ये बरतानिया है। फर्स्ट स्लाइड अगर हम दिखाएं तो बरतानिया की तरफ से जो एलामिया जारी हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन लिंक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट स्लाइड है, और उसमें उन्होंने बरतानिया ने कनाडा की हमायत की है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि हम अपने जो कनाडा के जो हमारे साथी हैं उनसे हम राब्ते में हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑपरेट करे कनाडा के लीगल प्रोसेस से नेक्स्ट स्टेप में। अब ये आया है बरतानिया की तरफ से, ठीक है। अच्छा, बरतानिया की तरफ से भी आ गया है, और फिर उसके बाद जो है वो मैथ्यू मिलर ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के तर्जुमान हैं, उनकी आज अर्ली मॉर्निंग जो पाकिस्तान की अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह मैंने उनकी प्रेस ब्रीफिंग सुन रहा था, तो उसमें उनसे ये सवाल हुआ, जो थर्ड स्लाइड हम अगर दिखाएं यहाँ पे, तो उनसे ये बाकायदा सवाल हुआ, उनसे सवाल हुआ इंडिया और कनाडा के हवाले से 2-3 सवाल हुए। तो वो सवाल जो था वो ये था कि पहला तो उनसे ही पूछा गया कि ये जो इंक्वायरी कमीशन पहुंचा है, तो आप कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो ये कि टाइमिंग इसकी कम्प्लीटली कोइंसिडेंटल है, और ये कैनेडियन मैटर है, हम क्लियर करते हैं कि एलिगेशन एक्सट्रीमली सीरियस हैं। सीरियस, ये अगर आप देखें मिस्टर मिलर का जवाब, तो उसकी लास्ट 3 लाइंस अगर आप देखें, एलिगेशंस आर एक्सट्रीमली सीरियसली सीरियस, और ये एंड दे नीड टू बी टेकन सीरियस, और वी वांटेड टू सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑपरेट विद कनाडा इन दिस इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, और ऑब्वियसली दे हैव नॉट चूजन दैट पाथ, उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना कि कनाडा से कोऑपरेट करते। अच्छा, फिर उसके बाद सवाल हुआ कि यू से एलिगेशंस आर एक्सट्रीमली सीरियस, डू यू मीन द लॉन्ग स्टैंडिंग वंस? मिलर साहब ने कहा यस, कनाडा यह। अच्छा, उन्होंने कहा लॉन्ग स्टैंडिंग वंस आई मीन, उन्होंने कहा कैनेडियन, यस यस करेक्ट। अब ये प्रेस ब्रीफिंग के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। अच्छा, वो फिर कहते हैं कि सो इन टर्म्स ऑफ हाउ इंडिया रिएक्टेड ओवरनाइट और हाउ दे रिएक्टेड येस्टरडे, अच्छा उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और ये उनसे पूछा गया कनाडा वाज किक्ड आउट बट हाउ यू फील अबाउट इंडिया हैज रिस्पॉन्डेड। तो उन्होंने कहा मैं उस पर कमेंट नहीं देना चाह रहा, लेकिन ये है कि सीरियस एलिगेशंस हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया उनको सीरियसली ले और कनाडा से कोऑपरेट करे। लेकिन उन्होंने दूसरा मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया इंडिया ने। अब ये मुसलसल ये सवाल हो रहे हैं। तो अच्छा, वो सवाल हुआ ऑल्टरनेट पाथ, क्या मतलब है आपका? ठीक है ना, मतलब है कि हाउ डज दैट कलर परसेप्शंस ऑफ डीलिंग विद इंडिया। मैं फर्दर असेसमेंट इस पर नहीं देना चाह रहा। अच्छा, मीटिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो जो मीटिंग हुई, वो ये सवाल गालिब उसी से रिलेटेड हुआ। वो जो वहाँ पे
एक डेलीगेशन गया हुआ है ना, तो उस मीटिंग के बारे में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक पता नहीं, फॉलो अप करके और आपको कल बताऊंगा, लेकिन ये कि इंडिया की इंक्वायरी जो है वो टीम आई हुई है यहाँ पे, और वो जो है वो बात करेगी और उसके बाद हम जवाब देंगे। तो इन्होंने, अमेरिका ने भी वही बात कर दी जो बात जो है वो कनाडा की तरफ से हुई, फिर ब्रिटानिया की तरफ से हुई, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी हो गई है और न्यूजीलैंड की तरफ से भी हो गई। तो पांचों फाइव आइज के मुल्कों ने जो है वो, न्यूजीलैंड की तरफ से शायद नया नहीं आया कुछ स्टेटमेंट, लेकिन ये आ गया है मेरे ख्याल से, लेकिन बहरहाल सारे फाइव आइज मुल्कों की तरफ से एक स्टेटमेंट्स आ गई हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक जो टीम यहाँ से इंडिया की, जो अगर याद हो तो ये वॉशिंगटन पोस्ट का पूरी स्टोरी जो है ये हमने डिस्कस की थी, और उसमें जब ये जो पन्नू जो उनके सिख रहनुमा हैं, उनका जो मर्डर का प्लॉट तैयार हो रहा था, तो उसमें एक कैरेक्टर था निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता वो था जिसको प्राग में पकड़ लिया था। निखिल गुप्ता वो था जिसको पैसे पे हो रहे थे न्यूयॉर्क में, और वो एक किराए का बंदा ढूंढ रहा था, किराए के कातिल ढूंढ रहा था इनको, ताकि वहाँ पे कत्ल किया जा सके, और वो एडवांस पैसे भी उसने दे दिए थे उनको। वो जो लोग थे वो वहाँ की डीए के लोग थे, और वो उन्होंने तस्वीर भी दिखाई, और वो सारा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। निखिल गुप्ता को प्राग से शिफ्ट कर दिया गया। वो जो स्टोरी थी वॉशिंगटन पोस्ट की, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम वो दिखा सके, तो उसमें एक कैरेक्टर का वो कह रहे थे कि निखिल गुप्ता जिससे राब्ते में था, वो कैरेक्टर जो है वो CC1 था। CC1, अच्छा, CC1 जो है वो असेसमेंट उनकी ये थी कि CC1 जो है वो विक्रम यादव, ठीक है, और विक्रम ऑफिसर इंडियन स्पाई एजेंसी या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का विक्रम यादव। अच्छा, अब ये है कि विक्रम यादव ने कहा कि प्रायोरिटी ना हो, और बाद में तुम्हें और काम भी मिलेंगे, और विक्रम यादव जो है वो एक सीनियर ऑफिसर, वो राब्ते में था वहाँ पे निखिल गुप्ता से, और निखिल गुप्ता ज़ाहिर है कि पकड़ा गया। और फिर उसके बाद ये हुआ, विक्रम यादव जो है, तो विक्रम यादव के बारे में बात ये हुई कि विक्रम यादव जो है वो ज़ाहिर है कि उस वक्त के जो रॉ चीफ हैं उनसे एक उसका मुस्तकिल रब्ता था, और उसके बाद जो है वो अजीत देवल तक वो मामला चला गया। अजीत देवल जो हैं उनके, मैं यहाँ पे रिपब्लिक कोट कर दूँ, 8th स्लाइड अगर हम दिखा सकें ताकि वो मेमोरी फ्रेश हो जाए। अजीत देवल जो हैं उनको फिर सितंबर में ये रिपब्लिक, कर्टसी रिपब्लिक जो टीवी है उनका इंडिया से, वहाँ से अजीत देवल समन्ड बाय US कोर्ट ओवर एलिश प्लॉट टू किल खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नू। अच्छा, तो ये उन्होंने वहाँ पर अजीत देवल को बुला लिया था, और फिर अजीत देवल जो हैं वो जब सितंबर में मीटिंग हुई थी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाइडन के दरमियान, वो नहीं थे, और ये बात हमने डिस्कस की थी कि वहाँ से जैक सल्वन क्यों बैठे हैं जब यहाँ से NSA नहीं है। अब जनाब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि इंडिया ने अमेरिकन्स को ये बताया है कि हमने CC1 को अरेस्ट कर लिया। CC1 को हमने अरेस्ट कर लिया, यानी मैं यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स कोट कर रहा हूँ, 6th इंडिया टेल्स US के CC1 अरेस्टेड, यानी विक्रम यादव। ये विक्रम यादव जो हैं ये वो ऑफिसर हैं जो कि पुलिस ऑफिसर थे, और जो यानी इंडियन पुलिस सर्विस से इनका ताल्लुक था, और वहाँ से फिर ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में ही आए थे। तो इनको अरेस्ट कर लिया है इंडिया ने, एक तो ये खबर दी है। तो जो अरेस्ट कर लिया है, तो फिर अरेस्ट किया है, तो फिर ये इल्ज़ाम थे या सही था, ये इंक्वायरी की रिपोर्ट है। इंक्वायरी करके उन्होंने कहा कि हाँ वो उसको अरेस्ट कर लिया है। और वो अब यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हो रही है मजीद, कि अगर अमेरिकन ने कहा है कि इंस्पेक्शन लें और उसको अरेस्ट कर लिया है, तो फिर वारंट तो उन्होंने ऊपर भी नहीं, और नाम तो उन्होंने और भी लिए हुए हैं, तो अब ये मामला कहाँ जाके रुकेगा ये देखना है। अच्छा, इसी को CNBC इंडिया से मैं कोट कर रहा हूँ कि इंडिया अरेस्ट एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल CC1, ठीक है। तो CC1 की जो गिरफ्तारी है, अब यहाँ से क्या ये मामला ख़त्म होगा या मज़ीद बढ़ेगा, ये अब देखना है। क्योंकि CC1 की जो गिरफ्तारी है, देखें ना, रिकॉल करें कि CC1 जो है वो ये विक्रम यादव को गिरफ्तार कर लिया है, तो इंडिया में रहेगा विक्रम यादव, या विक्रम यादव जो है वो
अमेरिका कहेगा कि हमारे वाले करो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से समन इशू हुए हैं, वहाँ पर जो उनके सिख रहनुमा हैं पन्नू, उन्होंने तो न्यूयॉर्क की कोर्ट से वारंट निकाला हुआ है, तो वारंट तो अब एक कॉम्प्लेक्स इशू है कि ये जो है ये कहाँ पे, मतलब किस पे जाके ये रुकेगा मामला। अच्छा, और इसमें जो दूसरी कॉम्प्लेक्सिटीज है कि ये इस पूरे मामले में ना, देखिए अरेस्ट किया है ना इंडिया ने CC1 को, तो अच्छा उसके साथ ही एक और डेवलपमेंट कल हुई है, और वो जो डेवलपमेंट है वो भी बड़ी एक यानी उसकी टाइमिंग्स भी बड़ी हैरानकुन है। हैरानकुन नहीं, वो चल रही हैं वहाँ पे मुस्तकिल, लेकिन वो ये है कि जो कनाडा है वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है पिछले काफ़ी अरसे से कि किन मुल्कों ने हमारे इलेक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हुए, कौन से मुल्क हमारे इलेक्शंस में इन्वॉल्व हुए। तो कल वहाँ पर जो है वो जो उनके बड़े सीनियर ऑफिशियल्स थे, ये मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट कर रहा हूँ, 10th कैनेडियन ऑफिशियल्स ने वहाँ पर फॉरेन मेडलिंग, यानी उन्होंने भारत पे, इसमें चाइना भी है, चाइना का भी जिक्र है, लेकिन ख़ास उन्होंने भारत का नाम भी लिया है और चाइना का भी लिया है, लेकिन कहा भारत हमारे पिछले 2 इलेक्शंस में कनाडा के असर डालता रहा है, यानी कनाडा के 2 इलेक्शंस में। अब ये जो टॉप एड्स हैं, जस्टिन ट्रूडो ने कहा नहीं, एक्सक्लेट हो रहा है, ये मामला ख़राब हो रहा है, अब इसकी ये कहाँ जाके थमेगा वो अब देखना है, और इसका मकसद क्या है, ये एक इशू है बहुत बड़ा कि इसका मकसद क्या है। देखें, बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में इंडिया से लोग वहाँ रहते हैं, एक ट्रेड है, सारा कुछ। अब ये, लेकिन ये मामला चूँकि एक बिगाड़ के तो जा रहा है, तो और वजह इसकी क्या है, ये देखने वाली चीज़ है। अच्छा, इसको अगर हम देखें, इसी न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी को अगर हम रखें 1 मिनट के लिए, दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो उसमें वो कहते हैं कि जो कैनेडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा है कि फॉरेन पावर जो है वो कनाडा के इलेक्शंस के अंदर असर अंदाज होती रही हैं, और उसमें जो है वो ओटावा के अंदर वहाँ पर उन्होंने फॉरेन नेशंस को कहा है कि ये इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व होता रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल आप समझें कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने स्टेटमेंट दी है वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी कमेटी, जो भी पार्लियामान या जहाँ पर तहकीकात हो रही हैं वहाँ पे, और उन्होंने कहा है कि ये यहाँ पर जो है ये इलेक्शंस के अंदर जो है वो बाहर के मुल्क जो हैं वो कर रहे हैं, और उसमें इंडिया भी मौजूद है। अच्छा, ये यहाँ पर आज ये 1 साल पहले शुरू हुई थी इंक्वायरी, और इसमें जो है ये कैनेडियन इंटेलिजेंस और डायस्पोरा के कनाडा के अंदर के अफेयर्स में, अब ये टेररिज्म की बात नहीं हो रही, ये हो रही है कि वहाँ पर जो हुकूमत बनाने और गिराने में, अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, severe accusations against India coupled with the expulsion will likely provide ammunition to Trudeau's opponents। जो वो कहते हैं कि आपने, यानी अब जस्टिन ट्रूडो के जो ओपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि आपने सख्ती से क्यों नहीं निपटा, आप क्यों पॉलिटिकली सॉफ्ट रहे, आपको पता था कि इलेक्शंस के अंदर अगर गड़बड़ बाहर के मुल्क कर रहे हैं तो आपने इतना लाइट क्यों लिया, यानी वो प्रो इंडिया स्टांस नहीं ले रहे, वो मजीद एक्सट्रीम ले रहे हैं कि आपने 2 इलेक्शंस के अंदर आप बता रहे हैं हमें कि मेडलिंग हुई है। इसी को इंडियन एक्सप्रेस जो है वो 12th स्लाइड में यहाँ कोट करो, बट बहुत सेंसिटिव हो गया मामला कि इलेक्शंस के अंदर क्या इंडिया ने, अच्छा ये इंक्वायरी जो है इसको इंडिया ने, इस इंडियन एक्सप्रेस ना कोट कर रहा है 12th स्लाइड, बिफोर डिप्लोमेटिक रो कैनेडा प्रोब इंडियन इंटरफेरेंस इन इलेक्शन, व्हाट दैट रिपोर्ट सेड। अब वो रिपोर्ट ऑलरेडी वहाँ पड़ी हुई थी, और वो रिपोर्ट ये है कि 2019 और 2021 के इलेक्शन में, ये आज का इंडियन एक्सप्रेस है, वो कहते हैं कि जी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, रिपोर्ट ये कह रही है मेजर फॉरेन एक्टर इन्वॉल्व इन फॉरेन इंटरफेरेंस। ये दिस इज सीरियस, अब ये सीरियस है, मतलब ये इसको हम लाइट, ये बड़ी अजीब बात है, अजीब किस्म का एक तलखी दोनों के दरमियान पैदा हुई, और वो फिर नीचे पूरा बताते हैं कि जी इसमें किस तरह से इंटरफेरेंस हुई, इसमें इंटरेस्ट था इंडियन ऑफिशियल्स का, कनाडा बेस प्रॉक्सीज थी, ये एक्टिविटीज़ में हुई, कैनेडियन कम्युनिटी के पॉलिटिशियंस आगे पीछे, ये वो पूरा इंडियन एक्सप्रेस ने उस रिपोर्ट को रिप्रोड्यूस किया है, जो रिपोर्ट वहाँ पर पेश हुई है कि इलेक्शंस के अंदर कनाडा के, एसोसिएशन को छोड़ दें आप, कनाडा की अंदरूनी सियासत में इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है कि इस तरह की हुकूमत आए और इस तरह की हुकूमत ना आए। अब यहाँ पर आज उनके वज़ीर आज़म दोबारा बात करेंगे,
तो ये जो तलखी है ये बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और उसमें अब विक्रम यादव को अगर अरेस्ट किया है इंडिया ने, तो फिर उसके बाद अच्छा, फिर दूसरी जो एक बात है, इनका कोई आपस में तो ताल्लुक नहीं है इसका, लेकिन ये बात भी एक बड़ी अजब सी है जो कल मैंने अपनी गुफ्तगू में कही थी कि बहुत सारे जहाज़ जो हैं इंडियन एयरलाइंस के, मतलब एयर इंडिया भी और दूसरे जहाज़ भी, उनको थ्रेट्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स के दौरान। और ये कोई 24-48 घंटों में 18 जहाज़, जिनमें बहुत बड़ी तादाद में पैसेंजर्स थे, पैसेंजर प्लेन्स, उनको थ्रेट्स आई हैं। और जाहिर है कि वो एक अफवाह तो थी, मगर सीरियस थ्रेट थी, जिसकी वजह से या तो फ़्लाइट्स डिले तो खैर बहुत ज़्यादा हुई। 18 वो फ़्लाइट्स हैं जो डाइवर्ट हुई हैं अपने, यानी किसी और जगह पे उतरी हैं, कहीं रास्ता पलट गया कोई। और उसमें से एक जो फ़्लाइट है जो यानी 18 फ़्लाइट्स हो चुकी हैं अब तक, 18 जहाज़ जिनको जो डिले हुई हैं वो अलग हैं। एक जहाज़ जो शिकागो उतर रहा था, ये बात भी बड़ी अजीब, वो शिकागो उतर रहा था, तो वो शिकागो की जगह वो बिल्कुल जो कनाडा का वो आर्कटिक, फर्स्ट हम स्लाइड दिखाएं, वो है ये नूनावत का इलाका है कनाडा का, बिल्कुल बर्फ जमी हुई है वहाँ पर। एक टोटल शायद 7,000 लोग वहाँ रहते हैं, छोटा सा इलाका है वहाँ पर, कोई एयरपोर्ट वगैरह भी है सच नहीं है। और ये बिल्कुल आप समझें कि उनका ये नूनावत जो है ये बिल्कुल आर्कटिक है, यानी कनाडा का जो आर्कटिक का इलाका है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टेम्पररी वहाँ पर एक छोटा सा एक एयरपोर्ट सा वहाँ बनाया था, और उस एयरपोर्ट के ऊपर वहाँ से बहुत ज़्यादा सड़कें भी नहीं हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई ट्रेन्स भी नहीं है जो बाकी मुल्क के साथ कनेक्ट करती हों कनाडा के। तो 211 पैसेंजर्स के साथ एयर इंडिया का जहाज़ जो शिकागो उतरना था अमेरिका में, उसको वो जाके शुमाल कनाडा के, यानी सबसे नॉर्दर्न आर्कटिक इलाके में जाके वहाँ उतार दिया गया, और वहाँ पर वो मुसाफिर फंस गए। अच्छा, फिर उसके बाद जो सिचुएशन है, मैंने आपसे कहा ना कि अनयूजुअल है जी। अच्छा, अनयूजुअल जो है, अब ये कनाडा का जो टीवी मीडिया है, 13 स्लाइड, ये एयर इंडिया पैसेंजर्स गेट अ लिफ्ट फ्रॉम RCAF। अब जनाब वो वहाँ फंस गए, 13 स्लाइड, वो फंस गए जाके ये नूनावत के इलाके में। अच्छा, अब नूनावत का जो इलाका है वहाँ इलाकुत उनका शायद कैपिटल है। अब जो कैपिटल है उनका वहाँ पर, अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि सिचुएशन क्या अजीब हुई है। बर्फ़ है, 211 पैसेंजर्स हैं, वो जनाब कनाडा में एक बर्फ़ानी इलाके में तूफ़ान, और मतलब अजीब सिचुएशन है। और वहाँ पर जो है वो हरजीत सज्जन जो हैं वो वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी से, वो वहाँ के मिनिस्टर हैं एमरजेंसी मामलात के। उन्होंने जनाब ये कहा कि यहाँ से हम तो निकाल नहीं सकते इन पैसेंजर्स को, तो अब हम कनाडा की जो माउंटेड पुलिस है, रॉयल कैनेडियन माउंटेड, उनको हम बुलाते हैं। नेशनल पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, 16th कैनेडियन फोर्सेस टू हेल्प एयर इंडिया पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड इन इलाकुत आफ्टर इमरजेंसी लैंडिंग। अब 211 पैसेंजर्स कनाडा से फटा चला, कनाडा में वो हरजीत सज्जन जो है उन्होंने कहा कि वहाँ जाके लैंड हो जाओ, और हम कुछ नहीं कर सकते, ये बुलाना पड़ेगा आपको फोर्सेस को। ठीक है, 211 पैसेंजर्स फंस गए हैं वहाँ पे, कनाडा में फंसे हुए हैं। शिकागो, तो शिकागो और उसके दरमियान कोई दूसरा एयरपोर्ट नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो कहाँ जाके उन्होंने उतारा। अच्छा, फिर उन्होंने जनाब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, वह अनीता आनंद से रब्ता किया। अनीता आनंद जो है वो उन्होंने कैनेडियन फोर्सेस को ग्रीन लाइट दी कि जी आप यहाँ से आके इंडियन पैसेंजर्स को निकाल के शिकागो पहुँचाएं। उसके बाद जनाब ये रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस जो है 14 वो इमरजेंसी लैंडिंग, उनको पता था कि एक हंगामी लैंडिंग हुई है, उन्होंने कहा कि इलाकुत में एक लैंडिंग हुई है और हम उसके बाद जो है वो वहाँ पर
देखते हैं, पहुंचते हैं और 5:21 AM सुबह इमरजेंसी लैंडिंग। ये इलाका देखें आप, नई दिल्ली से आई और शिकागो जा रही थी 211 पेज, वहाँ जाके लैंड हो गई। अच्छा, और फिर उसके बाद वही कि उनको वहाँ की फोर्सेस ने निकाला वहाँ से। ये CT 13 स्लाइड पर आ जाएं। 13th, एयर इंडिया पैसेंजर गेट अ लिफ्ट फ्रॉम RCAF आफ्टर बॉम्ब स्केयर। अच्छा, अब ये जो है दूसरा आप देखें तो दूसरा जो है वो और ज़्यादा अजीब नज़र आ रहा है। जहाँ दूसरा जो है उसको, ये मैं 18th स्लाइड जरा कोट कर रहा हूँ। दूसरे जहाज को सिंगापुर के F-15 तैयारों ने एस्कॉर्ट किया है। गार्डियन 18th, सिंगापुर के F-15 तैयारों ने एक्सकॉर्ट करके वो पॉपुलेशन से, आबादी से दूर इलाके में ले गए कि अगर इस जहाज के अंदर कोई बॉम्ब है तो यहीं पर वो आबादी में ना फटे। देखें, ये सीरियस मामलात हो रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये मामलात जो हैं ये हैं सीरियस। CNN, हॉक्स बॉम्ब थ्रेट्स टू इंडियन एयरलाइंस फोर्स इमरजेंसी लैंडिंग इन कनाडा एंड फाइटर जेट्स टू स्क्रैम्बल इन सिंगापुर। यानी ये कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं और 18 जहाज जो हैं। अच्छा, इनको आ क्या रहा है, रिपब्लिक को फिर कोट कर रहा हूँ, उनको मैसेज क्या आ रहे हैं, वोंट स्पेयर एनीवन। ये न्यूयॉर्क बाउंड 21वीं स्लाइड, न्यूयॉर्क बाउंड एयर इंडिया फ्लाइट डाइवर्टेड टू दिल्ली, उसको वो जा रही थी न्यूयॉर्क, वापस पलट के उतर गई दिल्ली में इस मैसेज के बाद। यानी वो उन जहाज़ों हट के है। अब बात यह है कि ये जो है ये अचानक एक तरफ तो ये मामला चल रहा है जो कि एक जंग सर पे खड़ी है, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि जी किसी भी वक्त इसराइल ने अटैक करना है और इसराइल रेडी और इलेक्शन से पहले करेगा। ये तो है इस तरफ के हमारे मगरिब के हालात। हमारा जो मशरिक है यानी इंडिया, उसके साथ ये तो जयशंकर जी यहाँ आ गए तो बड़ा अच्छा, उनकी गपशप भी लगी गालिबन इसाक डार साहब के साथ और बड़ा प्लेजेंट वो एक बयान उन्होंने दिया, वो चलता है सारा। लेकिन वो आए और बड़े अच्छे उसमें गए। लेकिन सवाल ये है कि इनका जो है वो चाइना के साथ तो समझ में आती है, उन्होंने बात भी की चाइना की कि वो बेल्ट एंड रोड की वजह से हमारी प्रॉब्लम, और वो ठीक है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो इंडिया का तनाज़ा खड़ा है वो उसका तनाजुर क्या है? फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, ये वो पूरे इंडिया का है या वो मोदी सरकार का है, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी कैबिनेट का है या पूरे इंडिया का है? क्योंकि अब बिलियन प्लस पॉपुलेशन के साथ जो है, और वो तो उनके अलाए हैं। क्वाड के अंदर तो ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद है, अमेरिका भी मौजूद है, उधर अमेरिका जो है वो। तो अगर ये सिचुएशन है कि वो और ये जो शिकागो में पहुंचने के बाद अगर मैसेज आ रहा है तो ये मैसेज ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है या ये उसी स्पेस वहीं से हो रहा होगा ना मैसेज ओरिजिनेट, या तो अमेरिका से हो रहा होगा या कहीं और से हो रहा होगा, जो उन्होंने वो जहाज़ को उतार दिया जाके दूर के, ये यहाँ पे ना कहीं। मतलब तो बड़ी एक अनयूजुअल से है। इसमें मैंने आपसे कहा ना कि ये अब चूंकि अजीत डोभाल के हवाले से खुद एक खबर आ गई है कि वो 5 घंटे बैठे, वो अभी तक उन्होंने पब्लिकली कोई बात नहीं की। तो मेरे ख्याल से अब जो डिप्लोमेट्स आ गए बीच में, सीनियर 3 डिप्लोमेट आ गए, हाई कमिश्नर को उन्होंने वहाँ से कह दिया कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, तो ज़ाहिर है जयशंकर के अंडर वो काम करते हैं। इसी तरह से अमित शाह का नाम आ गया। तो ये जो है ना, इस मैं से भी देख रहा हूँ कि इसका एंड, कल्मिनेटिंग पॉइंट, कल्मिनेशन कहाँ होगी इसकी जाके, और ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है। और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब जी वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। ये बड़ा अनयूजुअल है जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो गया है कि हुकूमत जो इत्तेहादी जमातें उनको लेकर कामयाब हो जाए? देखें कल क्या होता है, क्योंकि आज तो SCO बड़ी बहुत अच्छी, इन हालात में देखें कितने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ईरान, इवन पाकिस्तान की सिक्योरिटी, चाइना, इंडिया के साथ जो मामलात हो रहे हैं इस वक्त, और रशिया जंग में उलझा हुआ है। तो ये सारे मुल्क ऐसे हैं जो जाहिर है कि यहाँ आए तो सही उनके सरबराहान, लेकिन सब के जहन जो है वो सारे जो खित्ते और दुनिया के हालात हैं उन पर लगे होंगे। अब ये आईनी तरमीम क्या होती है, उससे लोगों को क्या इंसाफ मिलता है, क्या होता है, वो तो सिस्टम आपका, उसका तो आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। तो लोगों के इंसाफ के साथ तो उसका ताल्लुक नहीं है। ये तो एलीट है, वो जो मर्जी बना ले, जो जब सूट करता है वो खुद तरमीम ले आते हैं, जो जो मर्जी मैंने कहा ना, इसमें कोई, इसका कोई अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है।
एक जो बात है बड़ी अहम ये है कि ये अगर जंग हो जाती है, यानी इसराइल अटैक करता है ईरान पे, जिसके लिए CNN कह रहे हैं वो तैयार है, अमेरिकन को बता दिया उन्होंने कि हम इलेक्शन से पहले करेंगे। और ये अटैक जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन जाहिर है कि ट्रंप के प्रेशर में, क्योंकि ट्रंप का है कि तुम आपने कुछ किया ही नहीं, ये मतलब ये बैठे हुए हैं 1 साल से, आप इसराइल को डिफेंड नहीं कर रहे, तो वो यहाँ से फिर बाइडेन ने ओके किया। लेकिन सवाल ये है कि ये अटैक के बाद क्या होगा, और ये अटैक क्या महदूद ही रहेगा। और एयर स्पेस जो है, बहरहाल देखें, जो सबसे करीब बॉर्डर है ना ईरान और इसराइल का, हम दोबारा अगर उस नक्शे को देखें तो सबसे करीब से करीब भी जो सरहद है वो कोई 500 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो ये, और वैसे अगर देखा जाए तो तेहरान और जो सेंट्रल इसराइल है वो कोई 750 से 1000 किलोमीटर तक है। जो F-35 तैयारें हैं या F-16 तैयारें हैं, वो मैक्सिमम उनकी जो परवाज़ है वो 500 किलोमीटर उनकी रेंज, 500 के बाद उनको रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो F-35 को भी और F-16 को भी इनको रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो या तो मुझे नहीं पता कि अब इनकी ऊपर कोई बड़ी फिलिंग कहते हैं कि वो कोई मतलब हवा फ़ज़ा के अंदर ही कोई रीफिलिंग का कोई सिस्टम इनका है या नहीं है। मेरा ख्याल है कि नहीं है, हो सकता है कोई मॉडिफिकेशन इनमें हुई हो। क्या इनको मुख्तलिफ ऐसे ममालिक जो कि इसराइल के करीब अरब ममालिक अपनी एयर बेस देंगे? आई डाउट कि कोई भी ऐसा मुल्क जिसका अब्राहम अकॉर्ड हुआ हो या इसराइल के साथ कोई ताल्लुक़ हो, वो इस सिचुएशन में इसराइली प्लेन से कहेगा कि हम आपको अपनी यहाँ पे दे रहे हैं अपनी एयर स्पेस क्या ये अपनी वहाँ पे फ्यूलिंग के लिए दे रहे हैं जगह। हाँ, अगर कोई उनमें से कोई मिलिट्री बेस इस्तेमाल होती है तो फिर ईरान पे अटैक करना जो है वो, क्योंकि बम्स ड्रॉप करने हैं ना, अभी तो मिसाइल अटैक कुछ और है, या आपने बम्स ड्रॉप करने और वो भी बंकर बस्टर जो कि, और जो फर्दा का जो है ना, जो न्यूक्लियर साइट है ईरान की, जो कुम शहर के बिल्कुल नज़दीक है जी, वो सबसे बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है, क्योंकि वहाँ वो और सबसे गहरी साइट भी है। और उसके बारे में इसराइल की असेसमेंट, अमेरिका की असेसमेंट, कई यूरोपियन मुल्कों की असेसमेंट कुछ और है। ये भी उनका कहना ये है कि अगर ये भी हो सकता है कि ये जो अटैक है ये ईरान को मजबूर करे कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज़ कर दें, या ये कि हो सकता है वो इस जगह तक ले जा चुके हों जहाँ पर वो न्यूक्लियर टेस्ट करें किसी वक्त। जैसे पिछले दिनों एक खबर फैल गई थी ज़लज़ले की वजह से कि जी उन्होंने शायद टनल के अंदर नीचे जो है वो टेस्ट किए वेपन। सऊदी अरेबिया कह चुका है कि अगर यहाँ पर ईरान ने वेपन बनाया तो हम भी बनाएंगे। अच्छा, वेपन्स के, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर एक फतवा है ईरान का, लेकिन वो फतवा किसी वक्त भी विड्रॉ हो सकता है। वो हालत है जंग में, वो फतवा ये है कि जो रहबर की तरफ से वो तो ये कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हथियारों के लिए नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में अगर हमला होता है और एक ईरान के ऊपर एक प्रॉपर अटैक होता है तो जाहिर है कि वो फतवे को रजू करके वो जो है वो दोबारा उसकी इजाज़त दे सकते हैं रहबर। और अगर सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर की तरफ जाएगा तो फिर इजिप्ट जाएगा तो UAE जाएगा। अच्छा, ये इन मुल्कों के लिए जाना इसलिए आसान है कि इन मुल्कों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। और अब तो दुनिया में चाइना भी है, पहले तो एक फ्रांस का था ना कि फ्रांस से ही स्टार्ट होगा जी न्यूक्लियर, तो फ्रांस था, और जाहिर है कि पाकिस्तान हो या बाकी मुल्कों तो महदूद सी जगह होती थी जहाँ से 70 की दिहाई में जब पाकिस्तान ने शुरू किया है, ये इवन इंडिया ने शुरू किया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, उससे पहले 60 की दिहाई में, जब भी, या पाकिस्तान ने 60 की दिहाई में, 70 की दिहाई में शुरू किया है, जब भी शुरू किया है, तो वो बड़े महदूद मुल्क होते थे जहाँ से आपको मिलती थी टेक। अब तो पैसा भी है बहुत से मुल्कों के पास और ये फैसिलिटीज़ दुनिया में जो है ये जाहिर है कि बहुत से मुल्क इस पर तैयार भी हैं। तो ये है कि फिर ये न्यूक्लियर से ज़्यादा, और फिर दूसरे जो अटैक्स हैं जो मेरे लिए ज़्यादा, यानी न्यूक्लियर अगर ना भी हो, भाई न्यूक्लियर तो एक सैमसन ऑप्शन है ना, बिल्कुल सैमसन ने नहीं आखिर में, पैलेस्टीनियन सैमसन ने डाला, फिल्म भी बनी है, उस सैमसन ने आखिर में वो जो है ना पूरा महल ही गिरा दिया था, आखिर में वो सतून गिराए थे और पूरा महल, वो सैमसन ऑप्शन। तो या तो ये कि न्यूक्लियर सैमसन ऑप्शन होता है ये आखिरी, ठीक है ना, उसके बाद न्यूक्लियर अगर यूज़ करते हैं तो उसके बाद पता होता है कि सामने वाला भी न्यूक्लियर यूज़ करेगा, तो न्यूक्लियर को तो एक डेटरेंस के तौर पे रखा जाता है। सवाल यहाँ पे सिर्फ ये है कि क्या ये जंग कितना फैलेगी,
क्या ये कंटेन रहेगी या ये फैल जाएगी आगे, क्योंकि ईरान ने ये कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से आज उन्होंने बात की है, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम डिसाइसिव रिस्पॉन्स देंगे, एक फैसला कुन जवाब देंगे इसराइल को, यानी जिसके नतीजे में फैसला हो जाएगा, डिसाइसिव। अब वो डिसाइसिव का मतलब ये है कि क्योंकि देखें अभी तक ईरान की तरफ से 2 अटैक्स हुए हैं, उनकी तरफ से 1 हुआ है, लेकिन उन्होंने इस्माइल हानिया, सैयद हसन नसरुल्लाह और कई दीगर जो शख्सियात हैं वो शहीद हुई हैं उसमें। तो ईरान की तरफ से जो आज मैसेज गया, उनकी तरफ से आया ना हम तैयार हैं, इनकी तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा से बात हुई है आज ईरान की तरफ से, और अगर डिसाइसिव हमारी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा फैसला कुन, यानी उसके बाद फिर फैसला हो जाएगा, मतलब वो जो ईरान रिस्पॉन्ड करेगा वो फैसला कर देगा। अब वो कैसे करेगा, और ख़ास तौर पे तब जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वहाँ पे इसराइल पे, तो एक इसराइल की यानी बूट्स ऑन ग्राउंड हैं, तो अमेरिका अगर दरमियान में आ गया, कोई उनका कोई बॉडी बैग चला गया या कोई वहाँ कैजुअल्टी हो गई, तो वो तो एक बहुत मामला ख़राब हो जाएंगे। अब देखिए जॉर्डन के पास कुछ दिन पहले जब एक मिसाइल अटैक हुए थे वहाँ पे, तो एक वहाँ पर एक टावर के करीब शायद अमेरिकन ट्रूप्स को ज़ख्मी हो गए थे, तो उसके नतीजे में अमेरिका ने बड़ा सख्त रिस्पॉन्स दिया था। तो फिर ये सूरत हाल क्या कंटेन रहेगी, क्या नहीं रहेगी। पहली सऊदी अरेबिया और गल्फ़ की सऊदी अरेबिया और यूरोपीय यूनियन की जो मीटिंग है, समिट है, वो ब्रसल्स में शुरू हो रही है, और सऊदी वली है जो है ब्रसल्स में है सख्त, और वहाँ पर वो यकीनन यूरोप में भी ये मसला उठाने जा रहे हैं इस संगीन सूरत हाल का। तो आने वाले दिन बड़े तल्ख हैं और बड़ी इसमें बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उधर ताइवान का मैंने कल बताया था आपको, फिर नॉर्थ कोरिया उधर जो उन्होंने एक टेंशन डेवलप हो रही है दरमियान में, और ये वो सबसे ज़्यादा टेंस फ्लैश पॉइंट था, लेकिन अब फ्लैश पॉइंट ये बन गया है वेस्ट एशिया या मीना का इलाका या इसको जो भी नाम दें। तो देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। और ये जो इंडिया के प्लेन्स और बाकी मामला, वो तो चल रहा था ना एक मामला, सफारती मामला, वो तो एक मामला, लेकिन ये जो जहाज़ों के ऊपर धमकियाँ आनी शुरू हुई हैं, और वो ख़ासतौर पर अमेरिकन एयर स्पेस में दाखिल होते हैं तो वहाँ से कनाडा उतारते, वो कनाडा में कोने में उतारा जाता है, ये बड़ा अनयूजुअल हो रहे हैं वाक़यात इस वक्त।